वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। आज हम लोग जो है एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे, एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग कहते हैं, एटमो जैसे हमने कहा मिक्सचर ऑफ गैसेस को कहा जाता है, स्फीयर मतलब होता है रीजन। तो रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसका मतलब होगा कि पृथ्वी की सतह के बाहर एक गैसों के मिश्रण का आवरण जो है बना हुआ है, और इस आवरण को हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं या कौन कौन सी गैसें हैं, ये सारी चीज हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिसमें नॉर्मली अगर हम लोग कहें तो आउटलाइन अगर हम लोग करें तो 79% लगभग जो है 78% जो आपकी होती है वो आपकी गैस जिसको नाइट्रोजन गैस कहते हैं। 21% में जो है आपके आती है ऑक्सीजन, और लगभग जो है आप ये कह सकते हैं कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी जो है आपके अन्य गैसेस हैं, जिसमें जो है आर्गन है, नियॉन है, जिनॉन है, और बाकी हाइड्रोजन है, हीलियम है, आपके मीथेन है, धूल के कण हैं, है ना, वाटर वेपर है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि पाई जाती हैं, जिसमें से आर्गन गैस अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है आर्गन। तो आर्गन गैस जो है वो आपके सबसे ज्यादा जो है इनर्ट गैसेस में, नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा मात्रा उसी की पाई जाती है। अब देखिए एटमॉस्फेयर को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं या किस तरह से डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे विषुवत रेखा है और ध्रुव है। तो विषुवत रेखा और ध्रुव, विषुवत रेखा पर वायुमंडल कैसा है और ध्रुव पर वायुमंडल कैसा है, ये इधर की तरफ ऐसे जाने पर कैसा है और इधर जाने पर कैसा है। क्योंकि ये पूरा जो आपके वायुमंडल है, इस वायुमंडल में यहां पर अगर हम हाइट पे जा रहे हैं और यहां पर हम हाइट पे जा रहे हैं, तो ये चीज शो कैसे किया गया है यहाँ पे। तो देखिए ये 0 डिग्री को शो कर रहा है। विषुवत रेखा के अलोंग इस तरह से वायुमंडल है, और ध्रुव के अलोंग ये वाला वायुमंडल है। तो ये जो है आपके इस तरह से डिफाइन किया गया। पृथ्वी की सतह से जो आपके वायुमंडल है, लगभग हमने आपको बताया कि जो वायुमंडल है उसका जो है कण जो मौजूद होते हैं या मानते हैं हम लोग कहां तक होंगे, तो वो आपके 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक माना जाता है कि वायुमंडल की ऊंचाई 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक है। और ये 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक का जो भाग होता है, इसको हम लोग जो है अगर देखें तो 5 पार्ट बांटते हैं। 5 भागों में ये बटा हुआ है, और इसे हम 5 मंडल के नाम से जानते हैं। तो सतह से जैसे हम बाहर निकलेंगे, सतह से बाहर निकलने पर जो पहला पार्ट हमारा आएगा, तो ये पहला पार्ट होता है क्षोभ मंडल। तो ये क्षोभ मंडल के नाम से, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ट्रोपोस्फीयर के नाम, सॉरी। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके पहला मंडल होता है। दूसरा मंडल जो होता है, सेकंड जो आपके होता है, तो ये आपके ये मंडल जो होता है, जो सेकंड पार्ट आपका होगा यहां से निकलने पर, तो वो आपके जाना जाता है समताप मंडल के नाम से, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से। तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। फिर तीसरा पार्ट जो आपके होता है, ये क्या है, ये पांचों मंडल के बीचों बीच है, क्योंकि इसके पहले 2 मंडल, इसके बाहर 2 मंडल है, तो इसीलिए इसे मध्य मंडल या मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। फिर मीजोस्फीयर के ऊपर हम लोग चलते हैं, तो उसके बाद चौथे मंडल जो आपका होता है वो आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम प्रश्न इसी क्षेत्र से बनते हैं। अच्छे क्वेश्चंस जिनको कहा जाता है वो आयनोस्फीयर से बनते हैं। तो ये आपके आयन मंडल हो जाता है। और फिर लास्ट सबसे बाहर का मंडल जो होता है वो बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो पूरे वायुमंडल को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 5 हिस्से में हम लोग ने इसको डिवाइड कर दिया, और ये 5 पार्ट में जो डिवाइड हम लोग ने किया है, इसमें एक एक करके हम लोग वायुमंडल को देखेंगे। जो पहला मंडल है हमारा, विषुवत रेखा पर अलग और ध्रुव पर अलग होता है।
जो क्षोभ मंडल जिसको हम लोग कह रहे हैं ट्रोपोस्फियर, ये क्या है, क्षोभ मंडल। तो ये आपके एक तरह से आप देखेंगे यहां पर 18 किलोमीटर ऊंचाई विषुवत रेखा पे, और इसी की ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई और ध्रुव पर 8 किलोमीटर ऊंचाई क्यों है? पहला दो रीजंस की वजह से। पहला रीजन क्या है? दाब। दूसरा रीजन क्या है? ताप। दाब और तापमान से, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र में ये 8 किलोमीटर है। लेकिन औसतन ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 14 किलोमीटर औसतन ऊंचाई हम लोग इसकी मान लेते हैं। तो इसलिए अगर हाइट हम लोग देखें तो 18 किलोमीटर ध्रुव विषुवत रेखा पर, और जो ध्रुव है वहां पे 8 किलोमीटर। क्यों है ऐसा? अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा विंड का चैप्टर। पवन आपने पढ़ा था, पवनों के चैप्टर को रिकॉल करिए। पवनों के चैप्टर में आपने पढ़ा था 4 वायुमंडलीय दाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट्स, जो कि आपने क्या पढ़ा था? इसमें आपने पढ़ा था कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहां पर एक पेटी होती है जिसको विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। ये लो प्रेशर रीजन है, ये लो प्रेशर रीजन है। फिर इसके बाद यहां पर आपकी एक बेल्ट बनती थी जिसे उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी कहते थे। हाई प्रेशर रीजन जो है आपकी बनती है। फिर उपध्रुवी सब पोलर लो प्रेशर बनता था, सब लो प्रेशर बनता था यहां पे। और फिर उसके बाद ध्रुवों पर हाई प्रेशर उच्च दाब की पेटी ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानी जाती थी। आपको याद होगा कि उच्च दाब और निम्न दाब कैसे बनता था? पृथ्वी के जिस स्थान से वायु ऊपर की ओर जाती है वहां पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और जहां पे वायु नीचे की तरफ बैठती है और भार लगाती है वहां पे क्या होता है? ये वहां पे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, हाई प्रेशर रीजन। तो जब वायु उठेगी तो निम्न दाब, बैठेगी उच्च दाब। तो लो प्रेशर जनरेट होता है वहां जहां पे वायु ऊपर की तरफ उठती है। तो आपको पता है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में वायु यहां पे ऊपर उठ रही है, गर्म होकर के उठ रही थी, और ध्रुवीय क्षेत्र में टेम्परेचर की वजह से यहां बैठ रही थी, तो जिसकी वजह से उच्च दाब की पेटी है। तो पहला रीजन वायुदाब पेटी है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में वायु गर्म होकर के एक्सपैंड करके बाहर की तरफ निकल रही है, सतह को छोड़ करके, जिसकी वजह से ये ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर पाई जाती है। लेकिन यहीं पर अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र के वायुमंडल में देखें, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र के वायुमंडल को हम लोग पढ़ना है, तो यहां पर जो है आपके उच्च दाब की पेटी है, यहां पे वायु कंप्रेस हो रही है, और इस कंप्रेशन की वजह से, इस उच्च दाब की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे ये पूरी वायुमंडली जो वायुमंडल है ये दब रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कंप्रेस होने की वजह से ये पूरा का पूरा वायुमंडल कंप्रेस होकर के 8 किलोमीटर तक ही रह जाता है। तो पहला कारण क्या है कि वायुमंडल अगर हम देखें तो क्षोभ मंडल, जो पहला मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं, वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर होने का कारण क्या था? निम्न दाब की पेटी। और ध्रुवीय क्षेत्र में जो है आपके यहां पर क्या है? यहां पर जो है उच्च दाब की पेटी, हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये पहला कारण था। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है टेम्परेचर, तापमान। विषुवत रेखीय क्षेत्र गर्म क्षेत्र है, और गर्म क्षेत्र होने की वजह से यहां पर वायु गर्म होकर के एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ उठती है, विरल होकर के फैलती है। कोई भी चीज गर्म करेंगे तो क्या होगी? फैलेगी। तो यहां पे गर्म होकर के वायु फैलती है, एक्सपैंड करती है, ऊपर की तरफ उठती है। तो यहां पर इसीलिए वायु ज्यादा एक्सपैंड कर गई है। जबकि यहां पर क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र में टेम्परेचर बहुत कम होता है, अत्यंत कम तापमान होने की वजह से सतह ठंडी होती है, और सतह के संपर्क में आने वाली वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर के, भारी होकर के घनत्व उसका बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से नीचे की तरफ बैठने लगती है। इसका मतलब वहां पे कंप्रेस हो जाती है। तो यहां पर एक्सपैंड कर रही है विषुवत रेखीय क्षेत्र में, और जबकि ध्रुवों पर क्या है? कंप्रेस हो रही है।
तो इसका एक्सपेंशन हो रहा है और यहां पर क्या है, ये क्या कर रही है, ये जो है आपके कंप्रेस कर रही है। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा, जिसकी वजह से वायु ज्यादा एक्सपैंड करेगी विषुवतीय क्षेत्र में, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में टेम्परेचर कम होने की वजह से कंप्रेस ज्यादा करेगी। यही दो रीजन है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई एक समान नहीं है, ध्रुवीय क्षेत्र में कम है और जो है विषुवतीय क्षेत्र में ज्यादा है। अब क्या कोई ऐसा जो है आपके डिवीजन है कि क्षोभ मंडल यहां 18 किलोमीटर तक आपके दिखाई पड़ रहा है, यहां 8 किलोमीटर तक दिखाई पड़ रहा है, और यहां कोई बाउंड्री ऐसी है कि जिसकी वजह से एक तरफ 18 और एक तरफ 8 किलोमीटर दिख रहा है? क्षोभ मंडल है क्या? जो शब्द है, दो शब्द, ट्रोपो और स्फीयर। ट्रोपो जो होता है, ये होता है मिक्सिंग ऑफ गैस, मिक्स होना। तो ट्रोपो मतलब होता है मिक्स, स्फीयर मतलब होता है रीजन। तो जिसका मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर मिक्सिंग हो, जहां पर मिक्स हो जाए आसानी से गैसें, जहां पर डिस्टर्बेंस हो, तो ये डिस्टर्बेंस वाला क्षेत्र है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जिसको कहा जा रहा है, ये क्या है, ये आपके डिस्टर्बेंस वाला क्षेत्र। किस तरह का डिस्टर्बेंस होगा? यहां पर वायु आपस में, वायु जो है उसमें गैसें आपस में इजीली एक दूसरे से मिक्सअप हो जाती हैं या मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। एक गैस दूसरे गैस के साथ मिक्सचर बना लेती है, रिएक्शन नहीं कर रही है, मिक्सचर बना लेती है। मिक्सचर बनाने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन अगर करेगी और एक स्पेसिफिक रेशियो मिलेगी तब तो वो कंपाउंड बन जाएगी, यौगिक बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी गैस आ रही, ये भी गैस आ रही, दोनों एक जगह पे मौजूद है मिक्सअप होकर के। तो ये क्या है, ये मिक्सचर कहलाता है, जहां पर दोनों चीजों का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, केमिकली नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों मिक्सअप होकर के एक साथ रह रहे हैं। जैसे फॉर सिंपल सा एग्जांपल क्या है, अगर हम लोग वाटर का सर्कल को स्टडी करें तो वाटर का सर्कल क्या है, आप देखते हैं कि सतह गर्म होती है, पृथ्वी की सतह, वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होकर के वायु ऊपर की तरफ उठती चली जाती है। तो जलवाष्प जो है, जल जो है वाष्प के रूप में, वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट करता है, और इस इवेपोरेशन की वजह से एक ऐसा बहुत ज्यादा, क्योंकि ऊपर नहीं जा सकता, भारी होता है, तो इसलिए के भारी होने की वजह से वायुमंडल में बहुत ऊपर नहीं उठता, लेकिन वायुमंडल की पृथ्वी की सतह को छोड़ देता है, और जब ऊपर जाके इकट्ठा होता है तो वो जलवाष्प जब इकट्ठा होता है, उसी इकट्ठा जलवाष्प को जो है आपके क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है। तो क्लाउड्स क्या है, बादल क्या है? अब बात यह आती है, तो बादल क्या है या बादल को कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे? तो जो जलवाष्प ऊपर की तरफ जाती है, यहां पे अगर आप देखें तो जल की बूंदें जो ऊपर गई, ये ऊपर जा करके टेम्परेचर में कमी आ जाती है। इस मंडल में अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर ऊपर जाने पर कम होता है, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर आप चलते चले जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो ये टेम्परेचर कम किस दर से होता है? अब टेम्परेचर को भी अभी हम देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे, तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। तो जैसे ही पृथ्वी की सतह को छोड़ करके ये जलवाष्प ऊपर पहुंचा, टेम्परेचर कहीं पर -5 डिग्री, कहीं पर -10 डिग्री, कहीं पर 0 डिग्री, जैसे ही 0 डिग्री होता है, ये जल की बूंदें, पहले तो संघनन की प्रक्रिया होती, कंडेंसेशन, पहले वेपर्स के फॉर्म में ये गए, लेकिन टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या है कि कण पास पास आएंगे, जब कण पास पास आएंगे तो क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया जो आपने पढ़ा, संघनन कंडेंसेशन होता है। जैसे ही कण पास आए तो यही वाष्प जल की बूंदों में कन्वर्ट हो गया, छोटी छोटी जल की बूंदें बन गई। और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से यही जल की छोटी बूंदें क्या होती हैं, आपके फ्लेक्स के फॉर्मेशन में हो जाती है। फ्लेक्स क्या होती हैं, हल्की उड़ने वाली जो है आपके एक तरह से हिम, आइस, तो बहुत छोटी आइस के क्रिस्टल्स जो उड़ते हैं तो उन्हें फ्लेक्स कहा जाता है। तो फ्लेक्स क्या है, आइस क्रिस्टल्स जो कि बहुत हल्के होते हैं, तो ये छोटे छोटे फ्लेक्स में या आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही आइस क्रिस्टल्स आपस में मिलते जाते हैं,
और आपस में मिल करके एक पतली सी शील्ड बना लेते हैं। तो पूरे वायुमंडल में ऊपर क्या होता है, ऊपर ये होता है कि पतली सी एक शील्ड बन जाती है आपके, आप ये कहें बहुत माइन्यूट, जो कि दिखाई नहीं पड़ती। जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे फ्रीजर है, फ्रीजर कभी कभी हम लोग सफाई करते हैं फ्रीजर की, तो फ्रीजर में से बर्फ का जमाव हो जाता है, तो बड़ी बड़ी जो है आपके एक तरह से पूरी फिल्म उसकी निकलती है, थिन लेयर पूरी निकलती है। तो जो है आप उसी तरह से इस लेयर के फॉर्म में नहीं, लेकिन बहुत माइन्यूट क्रिस्टल्स, बहुत हल्के जो है आपके थिन लेयर के फॉर्म में जो है आपके आइस का फॉर्मेशन हो जाता है। और यही आइस जो है, क्योंकि बड़े क्षेत्र में है, तो आपने तैरने का नियम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, बॉयंसी फोर्स। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने पढ़ा कि जब क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो वो डूबता नहीं है। तो उसी वजह से जब छोटे छोटे कण मिल जाते हैं, ढेर सारे हो जाते हैं, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जब ढेर सारे कण हो गए और जल की बूंदें मिल गई, अब बर्फ बन गई, बर्फ की बड़ी सी शीट हो गई, तब तो भारी हो जाना चाहिए, भारी हो जाना चाहिए तो गिर जाना चाहिए उसको वेट की वजह से। ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि लोहे की एक छोटी सी कील, लोहे की एक छोटी सी कील को अगर आप पानी में डालें तो क्या होगा, पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन लोहे की बहुत भारी जहाज जो पीट करके बनाया गया है एक बड़े शीट के फॉर्म में, उस जहाज को आप पानी में डालते हैं तो वो नहीं डूबता। कई टन का जहाज जो है आपके नहीं डूबता, और कुछ ग्राम की जो है आपके कील जो होती है वो डूब जाती है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि सरफेस एरिया की वजह से। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है उतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगता है। अपथ्रस्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो अपथ्रस्ट लगता है, और इस अपथ्रस्ट की वजह से क्या होता है कि आपके वो चीज रुकी रहती है। वही सेम चीज जैसे जल में एक लोहे की कील नहीं टिक सकती, लेकिन जो है जहाज पूरी तरह से पानी पे तैरता रहता है, नहीं डूबता है, उसी तरह से सेम फिनोमेना में वायुमंडल में जब ऊपर के क्षेत्र में हम जाते हैं तो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स आपस में मिलकर के बहुत थिन लेयर बना लेते हैं, और यही थिन लेयर फ्लोट करती रहती है, और इसी को हम बादल का नाम देते हैं। नीचे से देखने पर हमें बादल जो है आपके दिखाई पड़ते हैं। तो बादल क्या है? वेपर्स है, जो नीचे से गए हुए वेपर्स हैं, जलवाष्प है, ये ऊपर जाकर के कंडेंस कर गई, छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट हो गई। इन्हीं को हम बादल के नाम से जानते हैं। अब ये बादल जो आपके होते हैं ये मेनली क्षोभ मंडल में होते हैं। अधिकांश बादल जो हैं सब क्षोभ मंडल में होते हैं। कुछ ही एक दो बादल ऐसे हैं जो आपके इसमें मिलेंगे जो आपके समताप मंडल में, और नहीं तो सारे बादल जितने हैं वो सब आपके क्षोभ मंडल में मिलते हैं। तो बादल क्या है? ये आपको पता चल गया कि जलवाष्प का जो है एक समूह है बूंदों के फॉर्म में, जो कि आपके आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में कंडेंस कर चुका है, और वही जो है आपके तैर रहा है। और ये जो आपके क्लाउड्स होते हैं, इन क्लाउड्स को भी हम अगर डिवीजन करें, क्लाउड्स को भी हम डिवाइड करें, तो आप देखेंगे कि क्लाउड्स कैसे जो है डिवाइड होते हैं। नीचे क्षेत्र में अगर हम देखें तो तीन तरह के क्लाउड्स होते हैं। तो इसमें जो क्लाउड होते हैं, एक होता है क्यूमुलस, एक होता है निम्बस, और एक होता है स्ट्रेटस। तीन तरह के क्लाउड्स नीचे होते हैं। अब इन तीन से और भी, ऐसा नहीं कि तीन ही तरह के क्लाउड्स होते हैं, तीन मेन अलग अलग कैटेगरी हुई। अब ये कैटेगरी किस तरह की होती है? जब क्लाउड्स आप देखते हैं रुई के तरह से फॉर्मेशन करते हैं, जैसे आप देखते हैं कोई क्लाउड्स गोल 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 दिखाई पड़ रहे हैं कहीं पर, और थोड़ा सा ग्रेइश कलर में या डार्क कलर में दिखाई पड़ते हैं, ये होते हैं कपासी बादल, क्यूमुलस क्लाउड। कपासी मतलब कपास, कॉटन, कॉटन की तरह दिखाई पड़ते हैं, तो इसी कपासी बादल या क्यूमुलस क्लाउड के नाम से इनको जाना जाता है।
तो ये क्यूमुलस क्लाउड होते हैं जो कि यहां पर पाए जाते हैं। फिर दूसरे बादल जो हैं ये होते हैं निम्बस। निम्बस मतलब होता है वर्षा, रेन। तो ये वर्षा, रेन, ये बादल कैसे होते हैं? ये पूरे क्षितिज में, एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज, क्षितिज क्या है, हॉरिजॉन क्या है, जहां पर ऐसा हमें प्रतीत होता है देखने पर कि जो हमारा वायुमंडल है ये एक तरह से जो आकाश है और जो जमीन है वो कहीं एक जगह जाकर के मिल रही है। तो एक ऐसा, और ये क्या है, ये हम लोग जब हम देखेंगे किसी समुद्र के किनारे खड़े होकर के जो है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आकाश जो है समुद्र में मिल रहा है। ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए जो है आपके नीचे का भाग जाकर के आपके आकाश, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्काई कह रहे हैं, तो ये एज सच कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जहां मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन, क्षितिज। इस क्षितिज के ऊपर जब कोई चीज आती है तभी हमें दिखाई पड़ती है। तो क्षितिज के मतलब क्या हुआ, जो पृथ्वी की सतह है वो कुछ इस तरह की है। तो हम यहां पे खड़े हुए हैं तो हमारी क्षितिज ये है। तो जब तक पृथ्वी पर यहां कोई चीज रहेगी आप यहां से नहीं देख पाएंगे, यहां रहेगी यहां पर नहीं देख पाएंगे, यहां रहेगी यहां नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही यहां आई इस जगह आपको दिखने लगेगी। तो ये क्षितिज की बात होती है। तो क्षितिज जो है आपके हॉरिजॉन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन है ये यहां से यहां तक हमें जितनी भी चीज रहेगी वो दिखाई पड़ेगी क्षितिज के ऊपर, और क्षितिज के नीचे जितनी चीज रहेगी वो हम लोग को नहीं दिखाई पड़ती। तो सूर्योदय सूर्यास्त की बात होगी तब उस पर भी हम आते हैं, जस्ट फौरन लौट करके आते हैं, पहले हम बादलों को खत्म कर लें, नहीं तो यहां से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अब यहां पर क्या है, एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज, जिसका मतलब आकाश को जब देखिए पूरे आकाश में बादल ही बादल दिख रहे हैं। तो ये जो आपके बादल जब दिखाई पड़ते हैं पूरे आकाश में, जो एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक ही कलर पूरा दिखाई स्काई का, वो क्या होते हैं, स्तरीय बादल, स्ट्रेटस और निम्बस दोनों। तो वर्षा बादल और स्तरीय बादल ये दोनों एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक दिखाई पड़ने वाले। जबकि कपासी बादल क्या है, कुछ रीजन में, कुछ जगह पर आपके कहीं पर एकदम काले बादल आ गए अलग से, तो यहां पर जो है आपके इस तरह के जो बादल होते हैं जो कि आपके छोटे छोटे पार्ट्स में फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं कपासी। लेकिन निम्बस और स्ट्रेटस क्या होते हैं, जिससे दूसरे क्षितिज तक पाए जाने वाले बादल होते हैं। अब निम्बस और स्ट्रेटस में क्या फर्क होगा, निम्बस एक जैसे रंग के होते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बादल ऐसे होते हैं जिसमें धारियां पड़ी हुई हैं, स्ट्राइप्स पड़ी हुई हैं, कहीं पर हल्के हैं, कहीं पर भारी हैं, कहीं पर डार्क कलर के दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर चमकीले कलर के दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब इस तरह के वेरी करता है कलर, तो ये समझ जाइए कि ये जो पूरा बादल है ये स्तरीय है। और एक जैसे कलर के जब बादल होते हैं तो वो निम्बस है। तो दोनों बादलें एक जैसे होते हैं, एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक, इसका मतलब पूरा आकाश बादलों से भरा होता है। जब पूरे आकाश में हर तरफ बादल आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए या तो स्तरीय है या फिर वर्षा बादल है। स्तरीय बादल में सिर्फ जो है एक समानता नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर बादलों में एक ही कलर दिखाई पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी तरफ आप नजर मार रहे हैं, तो वो क्या है, वो वर्षा बादल होते हैं। और अगर डिफरेंट जो है आपके शेड्स दिखाई पड़ रहे हैं तो वो स्तरीय बादल होते हैं। ये तीनों बादल क्योंकि नीचे होते हैं इसलिए इनके पास पर्याप्त जलवाष्प होता है और इन तीनों के पास वर्षा करने की क्षमता होती है। ये तीनों वर्षा करने वाले बादल हैं। तो कपासी बादल हो, चाहे निम्बस हो, चाहे वो स्ट्रेटस हो, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके कैसे बादल होते हैं, ये आपके बादल होते हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कपासी बादल और वर्षा बादल और स्तरीय बादल, ये तीनों बादल वर्षा करने वाले बादल होते हैं जो कि बहुत निम्न स्टेज में होते हैं और खास तौर से ज्यादातर क्षोभ मंडल में होते हैं। ये क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि वर्षा करने वाले बादल कौन है, ये तीनों हैं, तीनों से वर्षा होती है। कपासी बादल, वर्षा बादल, स्तरीय बादल, तीनों वर्षा करने वाले बादल होते हैं।
जब कपासी और वर्षा ये दोनों बादल जब मिल जाते हैं तो ये वर्टिकल ग्रो करते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो वर्टिकली ग्रो करते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है? क्यूमुलो निम्बस। क्या कहेंगे? क्यूमुलो निम्बस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कपासी वर्षा बादल। अभी कपासी अलग था, वर्षा अलग था, स्तरी अलग था, क्यूमुलस निम्बस स्टेटस। अब क्या हो गया? अब जब कपासी और वर्षा दोनों बादल मिले, अब ये कपासी वर्षा बादल हो गए, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। ये क्या होते हैं? गहरे ग्रे कलर के, डार्क कलर के, काले रंग के। जब काली घटा आती है तो काली घटा वाले बादल जो होते हैं ये क्यूमुलोनिम्बस बादल होते हैं। ये वर्षा तो करते हैं लेकिन इनके वजह से तूफान आता है, बिजली चमकती है। तो तूफान और बिजली लाने वाले जो आपके बादल होते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस होते हैं। तो तूफानी वर्षा करने वाले बादल अगर पूछा जाए तो वो क्यूमुलोनिम्बस हो जाएंगे। और नॉर्मल वर्षा करने वाले बादल अगर पूछे जाएंगे, वर्षा करने वाले बादल, तो आपका ये तीनों आंसर होगा। तो कपासी बादल, वर्षा बादल, स्तरी बादल, तो क्यूमुलस, निम्बस और स्टेटस, ये तीनों वर्षा करते। लेकिन क्यूमुलो निम्बस बादल जो होते हैं ये जो है आपके एक तरह से ये काली घटा वाले बादल होते हैं जो तूफानी वर्षा करने वाले बादल होते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि गरज और चमक, थंडर एंड लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? गरज चमक को, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है, तो गरज चमक तो नॉर्मल उर्दू भाषा का शब्द है और नॉर्मली हम लोग उसको यूज करते हैं, गरज और चमक। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? गरज चमक को, गरज चमक को हिंदी में कहा जाता है तड़ित झंझा। तो तड़ित झंझा जो है अगर आया, क्योंकि जैसे सिविल में जब प्रश्न आता है तो गरज चमक नहीं लिखते, वो फिर एक्चुअल तड़ित झंझा लिखा जाता है। तो तड़ित झंझा करने वाले बादल अगर कहा जाए, इसका मतलब गरज चमक वाले बादल अगर कहा जाए, तो वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हो जाते हैं। ये भी इसी क्षोभ मंडल में ही मिलते हैं। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जो है आपके नीचे भाग से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपरी भाग तक जो है आपके मिलते हैं। तो क्षोभ मंडल जो होता है ये एक तरह से अगर देखें तो ये आपके उसी में ये बादलों की उपस्थिति है। और ये बादल कोई जो है आपके 6 किलोमीटर के, 2 किलोमीटर के नीचे होते हैं, कुछ 2 से 6 किलोमीटर होते हैं, कुछ 6 किलोमीटर से ऊपर चले जाते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो बादलों को 3 हाइट में बांटा जाता है। 2 किलोमीटर के नीचे जो होते हैं उनको कहा जाता है निम्न स्तरीय बादल, लो क्लाउड्स कहा जाता है। फिर 2 से 6 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में जो होते हैं वो मध्यम स्तरीय बादल होते हैं। और जो अबव 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक जाते हैं वो, तो 6 किलोमीटर के अबव जो हैं वो क्या होते हैं? वो आपके हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स कहलाते हैं। तो लो एल्टीट्यूड क्लाउड्स, मीडियम एल्टीट्यूड क्लाउड्स और हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स। तो निम्न स्तरीय बादल 2 किलोमीटर से नीचे होते हैं, जो मध्यम स्तरीय होते हैं 2 से 6 किलोमीटर के हाइट पे होते हैं, और 6 से ऊपर अगर हम देखेंगे तो वो आपके हो जाते हैं उच्च स्तरीय बादल। तो ज्यादातर अगर हम देखें तो ये बादल जितने होते हैं चारों, चाहे वो कपासी हो, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो स्तरीय हो या कपासी वर्षा बादल हो, ये चारों बादल क्यूमुलस, निम्बस, स्टेटस और क्यूमुलोनिम्बस, ये चारों बादल लो जो है आपके एक तरह से हाइट पर होते हैं और या फिर मीडियम हाइट पे होते हैं। हाई एल्टीट्यूड वाले क्लाउड नहीं है ये। जो हाई एल्टीट्यूड वाले क्लाउड होते हैं तो वो बहुत हाइट पर मिलते हैं और वो क्या होते हैं? वो एक तरह से अगर हम कहें तो वो आप ये कह सकते हैं कि वो ऐसे क्लाउड हैं जो कि जो है आपके बहुत ऊंची जो है आपके हाइट पर होते हैं। तो इनको साइरस क्लाउड कहा जाता है। तो साइरस क्लाउड के नाम से जाने जाते हैं। तो साइरस क्लाउड जो होते हैं ये अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, धूप निकली है, स्वच्छ मौसम है, एक सफेद बादल चमक रहा है, तो ऐसे बादल होते हैं जो आप ये कह सकते हैं कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, चमकते रहते हैं।
तो जो आपके एक तरह से वायुमंडल का ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाले ये बादल हैं साइरस, जो कि आपके अबव 6 किलोमीटर पाए जाते हैं, जो कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर भी हो सकते हैं हाइट में, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में होते हैं, और कभी कभी इस जो है स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के निचले भाग में होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो क्योंकि ज्यादातर बादलों की उपस्थिति जहां तक बादल पैते हैं वहीं तक क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल डिस्टर्बेंस वहीं पर है, मिक्सिंग वहीं पर हो रही है। मिक्सिंग जोन क्यों कहा गया? क्योंकि जलवाष्प आकर के गैसों में मिल गया, मिक्स हो गया, इसीलिए मिक्सिंग जोन कहा जा रहा है इसको। क्षोभ मंडल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जलवाष्प आया, आकर के वायु के बीच में इकट्ठा हो गया, एक गैस दूसरी गैस के बीच में इकट्ठा हो गई, तो मिक्स हो रही है, इसलिए हम इसको क्षोभ मंडल का नाम दे रहे हैं। तो इसलिए जो साइरस क्लाउड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये क्लियर स्काई को इंडिकेट करते हैं, स्वच्छ मौसम को। क्लियर जो है आपके एक तरह से जो आपका मौसम होता है जब एकदम क्लियर रहता है तो उस टाइम जो है आपके ये क्लाउड्स दिखाई पड़ते हैं, साइरस क्लाउड्स। तो साइरस क्लाउड्स क्या होते हैं? स्वच्छ आकाश या स्वच्छ मौसम का संकेत देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि स्वच्छ आकाश स्वच्छ मौसम का संकेत देने वाले बादल, तो वो आपके साइरस क्लाउड्स होते हैं जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं। तो ये तो आपके ये बादल हुए। जब क्यूमुलस और निम्बस बना तो बन गया क्या? क्यूमुलोनिम्बस। और जब यही स्तरीय बादल जो है काफी हाइट पर बन जाते हैं और साइरस से मिल जाते हैं तो इन दोनों के हेल्प से एक बादल बनता है, ये होता है सिर्रोस्ट्रेटस। सिर्रोस्ट्रेटस। हमें पता है कि ऊपर जाने पर वायु विरल हो रही है, और वायु अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने पढ़ा भी था कि अगर आप 27 किलोमीटर के ऊपर चले गए तो लगभग 27 किलोमीटर तक पूरा मैक्सिमम हमारा वायुमंडल 97% खत्म हो जाता है, 3% वायुमंडल बचता है खाली। तो यहां पे अगर हम देखें तो सिर्रोस्ट्रेटस जो बनते हैं, सिर्रोस्ट्रेटस क्या है? स्ट्रेटस और साइरस से मिल करके, तो ये क्या हो जाते हैं? ये आपके ऐसे बादल होते हैं जिनकी डेंसिटी कम हो जाती है। स्तरीय बादल सघन थे, क्योंकि बादल जब आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इसके साथ मिल करके ये विरल हो जाते हैं, ये सिर्रोस्ट्रेटस कहलाते हैं। तो ये इनको क्या कहते हैं हिंदी में? पक्षाप बादल। सिर्रस क्लाउड को, साइरस क्लाउड को जो है हम पक्षाप बादल कहते हैं। तो पक्षाप बादल इतनी हाइट पर होते हैं कि इनके पास जलवाष्प नहीं होता, इसलिए इनके द्वारा वर्षा कभी नहीं होती है। स्वच्छ आकाश को संकेत देते हैं, स्वच्छ मौसम का संकेत देते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन से बादल वर्षा नहीं करते, बादल कभी वर्षा नहीं करते, इनके पास पर्याप्त जलवाष्प है ही नहीं। जितना वर्षा करने के लिए चाहिए 100% आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिडिटी इतनी पहुंच ही नहीं पाएगी ऊपर के भागों में। तो इसलिए ये बादल तो होते हैं, तैरते रहते हैं, हाई हाइट पर होते हैं, लेकिन जो है इनके अंदर वर्षा करने की क्षमता नहीं होती। बाकी सभी बादल वर्षा करते हैं। तो साइरस और स्ट्रेटस जब मिल जाते हैं तो बनते हैं सिर्रोस्ट्रेटस। साइरस को क्या कहा? पक्षाप। ये क्या है? स्ट्रेटस, स्तरीय। दोनों को मिला दिया, सिर्रोस्ट्रेटस हो गया, जिसको कहा गया पक्षाप स्तरीय बादल। हिंदी में आप ऐसे समझिए, दोनों को मिक्सअप करने, जैसे कपासी बादल, वर्षा बादल, क्यूमुलस निम्बस, लेकिन दोनों को जब मिलाया तो क्या बन गया? क्यूमुलोनिम्बस। इसका मतलब कपासी वर्षा बादल। उसी तरह से स्तरीय और साइरस जब मिल जाते हैं तो ये सिर्रोस्ट्रेटस बन जाते हैं। सिर्रोस्ट्रेटस बादल जो आपके होते हैं, इसमें क्या होती है? इसमें ट्रांसलूसेंट होते हैं। ये ट्रांसलूसेंट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, एक बॉडी होती है ओपेक बॉडी, एक होती है ट्रांसपेरेंट बॉडी, एक होती है ट्रांसलूसेंट बॉडी। ओपेक बॉडी क्या है? जिसके थ्रू जो है आपके लाइट ना पेनिट्रेट कर सके, आर पार आप ना देख सकें। जैसे दीवार, दीवार क्या है? एक ओपेक बॉडी है। लेकिन एक शीशा अगर हम लेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट बॉडी है। और एक ऐसी वस्तु
जिसके अंदर थोड़ा हल्का फुल्का दिखाई पड़ता है, बहुत कम मात्रा में, दोनों का एवरेज अगर हम ले लें, ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच की वैल्यू ले लें, तो वो ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेपर पूरी तरह से झलकाते तो हैं पीछे क्या हो रहा है। एक पेपर के पीछे प्रकाश में रखिए और पीछे से हाथ ऐसे ऐसे करिए तो आपको पीछे हाथ मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। या राइस पेपर ले लीजिए, ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए, जो ट्रेसिंग पेपर होता है आप देखते हैं ना, तो उसके थ्रू तो नहीं दिखाई पड़ रहा, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का दिखाई पड़ रहा है। वही सेम चीज यहां होती है। इन बादलों के थ्रू तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब ये कपासी आ जाते हैं, वर्षा आ जाते हैं, स्तरीय बादल अगर आ गए तो इनके ऊपर जो भी है, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो आपके तारे हो, कुछ नहीं दिखाई पड़ते बादलों की वजह से, सतह से आप देख रहे हैं। लेकिन इन बादलों के थ्रू आपके ट्रांसलूसेंट बादल ये होते हैं, इसलिए इनके थ्रू दिखाई पड़ता है। कौन दिखाई पड़ता है? जो भी मूव करता है। जैसे चंद्रमा, अक्सर आपने देखा होगा कि चंद्रमा एक बादल है, चंद्रमा उस बादल के पीछे से जा रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है, तो पीछे चलता हुआ जो है चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है बादल के थ्रू। तो ऐसे बादल जिसके थ्रू चंद्रमा या सूर्य चलता हुआ दिखाई पड़े, समझ जाइए वो कौन सा बादल है, वो सर्रो स्टेटस बादल होते हैं। तो ये प्रश्न आपके सिविल में पूछा गया था, फिर पीसीएस में उसने रिपीट किया है, और जितने पीसीएस में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब जो है आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये ट्रेंड होता है हमेशा, सिविल में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उसी को तोड़ मरोड़ करके आपके पीसीएस पूछता है, क्वेश्चन बैंक बनाता है, और पीसीएस के अच्छे क्वेश्चंस जो है आपके ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ये हर एग्जाम में लगभग आ चुका सर्रो स्टेटस के बारे में। तो किस बादलों से चंद्रमा का या सूर्य का आभा मंडल या प्रभा मंडल दिखाई पड़ता है? आभा मंडल, प्रभा मंडल मतलब कि जब संकेत दिखता है पीछे से कि चंद्रमा गुजर रहा है या सूर्य गुजर रहा है, गुजरता हुआ दिखाई पड़ेगा किसी बादल के पीछे से, तो उसका एक अक्ष दिखाई पड़ता है। तो आभा मंडल मतलब उसका अक्ष, उसकी शैडो, तो एक शैडो दिखाई पड़ती चली जाती है कि हाँ चंद्रमा पीछे जा रहा है, दिख रहा है, या सूर्य पीछे से गुजर रहा है, दिख रहा है, बादल ऐसे मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जिस बादल से आपके इसका आभा मंडल, प्रभा मंडल या फिर जो है इसका अक्ष, शैडो दिखाई पड़े, तो समझ जाइए सर्रो स्टेटस है। और यही प्रश्न पूछा गया था, किस बादलों से चंद्रमा का आभा मंडल या प्रभा मंडल दिखाई पड़ता है? तो वो कौन से बादल हो जाते हैं? वो सर्रो स्टेटस हो जाते हैं। तो फिर से आपका जल्दी से रिकॉल कर दें, लोअर हाइट पर पाए जाने वाले बादल क्यूमुलोनिम्बस हैं, क्यूमुलस है, निम्बस है, स्टेटस, ये चारों बादल निम्न स्तरीय बादल होते हैं। वर्टिकल ग्रो करने वाले बादल पूछे जाएं, अगर वर्टिकली कौन ग्रो करता है, तो क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलस और निम्बस मिल करके, तो क्यूमुलोनिम्बस। तो क्यूमुलस क्या है? कपासी बादल, रुई की तरह से जो दिखाई पड़ते हैं। निम्बस और स्टेटस क्या है? तो ये वर्षा और स्तरीय बादल, ये क्या है? एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक आपके दिखाई पड़ने वाले बादल होते हैं। इन चारों के द्वारा वर्षा होती है। ये तीन तो वर्षा वाले बादल हैं। क्यूमुलोनिम्बस तड़ित झंझा के साथ मूसलाधार वर्षा करने वाला बादल, गरज चमक के साथ, थंडर एंड लाइटनिंग के साथ जो है आपके एक तरह से शावरिंग जब होती है तो वो आपके क्यूमुलोनिम्बस से होती है। और कभी ना वर्षा करने वाला बादल क्या हो गया? कभी ना वर्षा करने वाला बादल साइरस क्लाउड्स कहलाता है। तो ये साइरस क्लाउड्स हो जाते हैं जो कि कभी ना वर्षा करने वाले बादल होते हैं इसमें। तो इसे पक्षाप बादल के नाम से जाना जाता है। बहुत ऊपर होते हैं, स्वच्छ आकाश का संकेत देते हैं। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। तो स्वच्छ मौसम का संकेत देने वाले बादल, तो वो कौन से होंगे? पक्षाप, साइरस क्लाउड्स। तो जितने साइरस क्लाउड्स होते हैं वो सब जो है आपके, कहीं कहीं कुछ किताबों में एस से भी ये लिखा रहता है, SIRRUS, लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो एक्चुअल वर्ड है वो सी से ही शुरू है, साइरस क्लाउड्स। तो ये साइरस क्लाउड्स जो है आपके इस तरह से जो है पाए जाते हैं। सर्रो स्टेटस है, क्यूमुलस जो है, निम्बस है, क्यूमुलस है, निम्बस है, स्टेटस है। ये 5-6 तरह के बादल आपके होते हैं जो कि आपके उपस्थित होते हैं नॉर्मली। और ये सारे के सारे बादल इसी मंडल में, क्षोभ मंडल के में पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में पाए जाने की वजह से क्या किया जाता है? अब क्योंकि सारा बादल यही है, बादलों की उपस्थिति यही है, जितनी क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंज होती है वो सब इसी मंडल में होती है।
तो अगर ये कहा जाए कि जलवायु परिवर्तन या जलवायु संबंधित जितनी घटनाएं हैं वो कहां पर होती हैं, किस मंडल में, तो वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो जलवायु संबंधित घटनाओं के मतलब क्या हो गया, बादलों का निर्माण, वर्षा होना, पवनों का प्रवाह, तूफान आना, चक्रवात का निर्माण, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो कहां हो रही हैं, ये पहले मंडल में, क्षोभ मंडल। यहीं पे आसानी से सारी चीज मिक्सअप हो रही है, इसीलिए मिक्सिंग जोन इसको कहा जाता है, ये मिक्सिंग जोन, इसीलिए मिक्सिंग जोन को ही ट्रोपोस्फियर कहा गया। तो क्षोभ मंडल जो है हमारा, इसी में सारी जलवायु घटनाएं घटित होती हैं। जलवायु घटनाएं घटक मतलब वाताग्र का निर्माण, वाताग्र आप समझ चुके हैं, जो हम लोग ने जो है आपको बताया था, फ्रंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो फ्रंट क्या होता है, जब एक बड़ी ठंडी वायु राशि, एयर मास, कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से मिलती है, जब गर्म और ठंडी वायु मिलती हैं तो उन्हीं के टेम्परेचर डिफरेंस से जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि गर्म वस्तु ठंडी वस्तु को क्या करती है, ऊष्मा देती है। तो जितनी गर्म वायु आई उसने ऊष्मा देना शुरू कर दिया ठंडी वायु को, जिसकी वजह से गर्म वायु वाली जो आपकी एक तरह से वायु राशि होगी उसके अंदर का वाष्प ठंडा होने लगेगा, क्योंकि उसकी ऊष्मा निकल रही है। उसकी ऊष्मा निकलने से संघनन की प्रक्रिया होती है, जल की बूंदें बनती हैं और वहीं पर वर्षा होती है। तो वाताग्र क्या था, फ्रंट क्या था, फ्रंट या वाताग्र क्या होता था, जब ठंडी और गर्म वायु मिलती थी। तो किसी जगह पे ठंडी वायु जा रही है और गर्म वायु ऊपर जा रही है, ठंडी वायु नीचे उतर रही है, और ये जो आपके जहां पर जो है आपके एक तरह से वार्म विंड और कोल्ड जो है विंड मिलती थी, इसी को हम वाताग्र या फ्रंट कहते थे। तो फ्रंट का जो निर्माण होता है वो भी इसी मंडल में होता है, जिसकी वजह से जितना तूफान या फिर जो है आपकी ये घटनाएं घटित होती हैं, ये सब यहीं पर इसी मंडल में आपके पाई जाती है। जिसके कारणवश अब ये सारी चीजें आपको दिमाग में हो रही है धीरे धीरे करके। तो अब इस जिसके कारणवश क्या होता है, नीचे काफी डिस्टर्बेंस है, बादलों का डिस्टर्बेंस है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वायुमंडल में कुछ ऐसा स्पेस देखते हैं जहां पर जो है हम जिसका यूज कर पाए। इसके मतलब जो हम लोग एयर स्पेस लेते हैं, जैसे एरोप्लेन के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए, जेट जो है क्राफ्ट के लिए, तो ये सब अब वायुयान कहां चलाए जाएं, प्रश्न ये भी पूछा जाता है। वायुयान का संचालन कहां पर होता है या किस जगह पर होता है? बहुत सारे लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि क्षोभ मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है। नहीं, समझ लीजिए इस बात को, जो वायुयान का संचालन है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग से समताप मंडल के निचले भाग तक होता है। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग से 10 किलोमीटर ऊंचाई के बाद से, क्योंकि 14 किलोमीटर तक हाइट है ना, 10 किलोमीटर ऊंचाई से ऊपर नहीं ले जाते। जो बड़े ये वायुयान होते हैं जिसमें पैसेंजर्स ज्यादा होते हैं, तो पैसेंजर्स ज्यादा होते हैं, ऊपर की तरफ जाने पर ऑक्सीजन की भी कमी होती जाती है, वायु विरल होती जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो प्लेन्स होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली मास्क जो है लगा होता है। जैसे ही प्लेन ऊपर जाता है और ऑक्सीजन की कमी आपको होने लगी, मास्क अपने आप गिर जाता है, आप लगा लीजिए, ऑक्सीजन आपको मिलने शुरू हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है जब बहुत हाइट पर हम लोग चलने लगते हैं। और नीचे अगर आप मान लीजिए कि टर्ब्यूलेंस है, बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से डिस्टर्बेंस है, तो टर्ब्यूलेंस होने की वजह से वायु का टर्ब्यूलेंस होता है, आपके बादलों का टर्ब्यूलेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वायुयान को कभी कभी बहुत ऊपर उठा लिया जाता है, समताप मंडल के निचले भाग में उठा लिया जाता है और वहां पर चलता है। लेकिन सबका ट्रैक निर्धारित है। हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर नहीं जा सकता, उनके लिए भी इसकी एक हाइट दे दी गई है स्पेसिफिक, उससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग हाइट है। समताप मंडल में बहुत ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अभी आगे चल करके पढ़ेंगे, ये ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर में क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी इन द सेंस की आपकी कहा जाए, ये जो पूरा क्षेत्र होता है, तो यहां पर क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज है जो एब्जॉर्ब हो रही है यहां पे। तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा ओजोन लेयर के करीब भी नहीं जा सकते। इसका मतलब समताप मंडल के ऊपर भी का भी क्षेत्र नहीं देख सकते। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो जितना भी स्पेस, क्लियर स्पेस अगर हम देखें, तो वो 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर के बीच में होता है।
उसी बीच में हम लोगों को सब कुछ करना है। तो 8 से 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो आपके ठीक ठाक है, क्योंकि 20 किलोमीटर के बाद से ओजोन लेयर शुरू हो जाती है, वहां हम लोग नहीं जा सकते, वहां पर क्या है अल्ट्रावायलेट रेस पहुंचेंगी। तो वो जो है आपके एक तरह से हम लोग बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें जो हाइट होती है नॉर्मली जो प्लेन्स की हाइट ली जाती है, तो हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि समताप मंडल में ही संचालन होता है वायुयान का। पैसेंजर्स के जो आपके ये होते हैं, अगर मौसम स्वच्छ है तो ये क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में संचालित किए जाते हैं। क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग जो है आपके संचालन का होता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, हाइट वेरी कर सकती है। इन्हीं को कभी कभी समताप मंडल के निचले भाग में उठा लिया जाता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ भी रहा है और पूछ रहा है और आंसर एक स्पेसिफिक देना है, तो एक तरह से आप ये कहेंगे कि ये जो है आपके आंसर देना इसका गलत हो जाएगा कि अगर हम कहें कि क्षोभ मंडल में चलाया जाता है या समताप मंडल में चलाया जाता है। तो वायुयान का संचालन एयरप्लेन्स का ये क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग और समताप मंडल के निचले भाग में होता है। लेकिन जेट विमान का संचालन, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि ये क्लियर है। जेट विमान का संचालन, जेट विमान तेज चलते हैं, इनको कोई जो है आपके डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं है, इसलिए सबसे ऊपर हाइट जेट विमान को दी गई है। तो समताप मंडल को यूज करते हैं, सिर्फ क्षोभ मंडल में कभी नहीं आते। तो जेट विमानों का संचालन अगर पूछा जाएगा तो कहां होगा? समताप मंडल। वो स्पेसिफिक आंसर है, वो स्पेसिफिक आंसर है, क्योंकि नीचे जो होते हैं वो प्लेन्स, पहले हेलीकॉप्टर को ट्रैक दिया गया है, हेलीकॉप्टर के ऊपर एरोप्लेन्स को दिया गया है, एरोप्लेन्स के ऊपर जेट प्लेन्स को दिया गया है। तो जेट प्लेन्स जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? समताप मंडल में होते हैं, और समताप मंडल के ऊपरी मंडल में भी नहीं होते, तो समताप मंडल के निचले भाग में ही होते हैं या मध्यम पार्ट में ही होते हैं। लेकिन सबसे ऊपर जेट विमानों का संचालन होता है। अब आप कहें कि प्लेन कहीं पर भी ले जाएं, ऐसा नहीं है। जब आप किसी प्लेन में सफर करें तो आप देखें कि वो बताता है कि हम लोग इतनी हाइट पर उड़ रहे हैं, 10,000 फीट हाइट पर हैं, या 35,000 फीट हाइट पे हैं, या 40,000 फीट हाइट पे हैं, तो वो खुद बताता है, अनाउंस करता है कि हम इतनी हाइट पर उड़ रहे हैं। अब जब हाइट आपको बताई जाती है तो वहां पर क्यों बताई जाती है? क्योंकि हम स्पेसिफिक हाइट को ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब हम ये चाहें कि एरोप्लेन कहीं पर भी ले जाएं, बहुत ऊपर उड़ाने लगे, बहुत नीचे, ऐसा नहीं। एक ट्रैक दिया गया है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, क्या कोई भी पटरी मिलती है हर पटरी में आप जा सकते हैं? अगर आप ड्राइवर हैं तो ट्रेन को लेकर हर पटरी में चले जाएंगे? जहां आपको सिग्नल मिलेगा या जहां आपका रूट होगा उसी रूट पे जाएंगे ना। उसी तरह से, सेम उसी तरह से जो है आपके वायुयान में भी ट्रैक होते हैं। आप किसी ट्रैक का उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं तो प्लेन क्रैश कर जाएंगे। दूसरी तरफ से आने वाला प्लेन, इधर से आने वाला प्लेन क्रैश कर जाएगा। और क्रैश क्यों नहीं करते? एक साथ दसियों फ्लाइट चलती है, इसलिए क्योंकि सबकी हाइट अलग अलग है। पहले से दे दिया जाता है कि आपको कितनी हाइट पे उड़ना है, आपकी 35,000 फीट पर उड़ना है, तो आपको पता है। आपको कितने पे उड़ना है? आपको 40,000 फीट पे उड़ना है। तो ये जो है आपके एक स्पेसिफिक हाइट दे दी गई, और ये स्पेसिफिक हाइट आपको जब दे दी जाती है तो आप उस ट्रैक को, उस फ्लाइट की ट्रैक बन गई वो। तो इसलिए जो है आपके देखा जाता है जेट विमानों का संचालन समताप मंडल में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। वायुयान का संचालन अगर कहा जाए तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में और समताप मंडल के निचले भाग में, दोनों जगह होता है वायुयान का संचालन। वायुयान के साथ ये होता है, विमान के साथ तो ये होता है कि भाई जेट विमान में पैसेंजर्स नहीं होते, जो उड़ाने वाला जहाज है बस वही है, तो वो मैनेज कर सकता है। ऑक्सीजन कमी भी हो गई, ऑक्सीजन मास्क लगा करके भी जा सकता है। लेकिन पैसेंजर्स के पास अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहां पर किसी की भी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, इसलिए बहुत रिस्क नहीं ले सकते, हाइट पर नहीं जा सकते। तो वहां पर किस तरह का लोग जा रहे हैं, जो है किस तरह के पेशेंट सब जो है सफर कर रहे हैं, ये भी नहीं पता, इसलिए कोई इस तरह का रिस्क नहीं लिया जाता, बहुत हाइट पे नहीं उड़ाया जा सकता। तो वायुयान का संचालन क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग तथा समताप मंडल के निचले भाग में कभी कदार किया जाता है।
और हेलीकॉप्टर्स का संचालन सदैव और सदैव क्षोभ मंडल में होता है। जैसे जेट विमान का संचालन सदैव कहां होता है? समतापमंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में। जो आपका ये हेलीकॉप्टर्स है उसका ट्रैक कहां है? क्षोभ मंडल में है। लेकिन एरोप्लेन्स का ट्रैक जो होता है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग और समताप मंडल के निचले भाग में होता है। तो नॉर्मली क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में ही उड़ाया जाता है प्लेन, लेकिन अगर कुछ डिस्टर्बेंस है तो हाइट ऊपर कर ली जाती है। इसके मतलब समताप मंडल के निचले भाग में भी जो है आपके चलाया जाता है। तो तीनों चीज क्लियर करिएगा, रखिएगा। किताबें आपकी बहुत डिस्टर्बिंग हैं, पता नहीं क्या उलूल जुलूल लिखा है किसी ने कि एरोप्लेन को भी उड़ा रहा है समताप मंडल में, हेलीकॉप्टर को भी उड़ा रहा है, जेट विमान को क्षोभ मंडल में कोई उड़ा रहा है, पता नहीं क्या क्या है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो यहां इसके बहुत क्लियर जो है आपके हाइट के हिसाब से सबको ट्रैक दिए गए हैं। सबसे पहला ट्रैक जो सबसे नीचे होता है वो हेलीकॉप्टर्स का है, हेलीकॉप्टर के ऊपर एरोप्लेन का है, एरोप्लेन के ऊपर जेट विमान का है, जेट प्लेन्स का है। ये एरोप्लेन को आप जो है जेट प्लेन के जो है आपके लेन में चलाने लगेंगे। तो वही चीज है कि जो एरोप्लेन है वो हमेशा क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में चलाया जाता है, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में ही हमेशा चलता है। डिस्टर्बेंस होने पर समताप मंडल के निचले भाग में लिया जा सकता है। तो ये जो रेंज है आपको मैक्सिमम हम आपको बताए हैं, ज्यादातर जितनी भी आपके फ्लाइट्स होती हैं 6 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर हाइट के बीच में सब चलते हैं। 6 से 16 किलोमीटर के बीच में लगभग सब चलते हैं। उसी बीच में हमेशा आपके फ्लाइट्स जो है आपके होंगी। तो इसलिए वायुयान का संचालन अगर कहागा तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग और समताप मंडल के निचले भाग में होगा। कोई एक मंडल नहीं देगा, अगर दे रहा है तो क्वेश्चन फिर गलत पूछा गया है। अगर ये कह दिया जाए कि वायुयान का संचालन कहां किया जाता है, क्षोभ मंडल समताप मंडल, इसमें तो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि वायुयान का संचालन क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग और समताप मंडल के निचले भाग में भी किया जाता है। इसकी जो है आपके रेंज है, तो हाइट के हिसाब से रेंज है, मंडल के हिसाब से रेंज नहीं है। मंडल तो हम लोग ने बांट दिया पढ़ने के लिए। तो ये क्या है, तो जो हेलीकॉप्टर्स हैं, तो हेलीकॉप्टर्स की जो आपके हाइट है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाते, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी ऊपर जाने की। तो इसलिए हेलीकॉप्टर्स की रेंज जो होती है वो हमेशा क्षोभ मंडल में ही होती है, क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाता है। और जेट विमान का संचालन कभी क्षोभ मंडल में नहीं किया जाता, चाहे जितना क्लियर मौसम हो, हमेशा समताप मंडल में ही जो है आपके करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपके एक तरह से यानों के बारे में हो जाता है, जो यहां पर हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो ये आप डिवीजन है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और सिविल में खासतौर से घुमा फिरा करके। तो सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। फैक्ट रटिए नहीं किसी किताब या किसी जगह से, समझने का कोशिश करिए, समझने की प्रयास करिए। वजह यह होता है कि क्वेश्चंस किसी फैक्ट पर नहीं बनते हैं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स पर बनते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया, फैक्ट अपने आप आ जाएगा। तो यहां पे रटना नहीं है कि किसी किताब में लिखा है कि क्षोभ मंडल, किसी में लिखा है समताप मंडल, तो उसको आप रट रहे हैं बैठ करके। क्लियरली कॉन्सेप्ट समझिए। जो हाइट होता है 6 से 16 किलोमीटर ऑन एन एवरेज जो है आपके सारा संचालन वहीं होता है। सबसे नीचे ट्रैक दिया गया हेलीकॉप्टर्स को, नॉर्मली 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हाइट तक जा सकते हैं। तो 6 किलोमीटर से नीचे ही रहते हैं लगभग। तो ये जो है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उड़ाए जाते। तो ये जो है आपके ये है आपके किसका, हेलीकॉप्टर्स का। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो संचालन है एरोप्लेन का, ये एरोप्लेन का संचालन जो होता है ये क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, क्योंकि बादल नहीं होते। ये सब क्या है कि क्षोभ मंडल के निचले भाग में या मध्यम भाग में होते हैं। कपासी बादल, जो है वर्षा बादल, स्तरीय बादल और कपासी वर्षा बादल आपको क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में अगर मिलेंगे तो यही 2 क्लाउड्स मिल सकते हैं बस, वो भी बहुत रेयर होते हैं। तो जो है आपके पक्षाप बादल और सिर्रोस्ट्रेटस। पक्षाप बादल ही समताप मंडल के निचले भाग में भी कभी कदार स्थापित हो जाते हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे।
तो ये, लेकिन इनके द्वारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, मौसम का डिस्टर्बेंस नहीं है। मौसम का डिस्टर्बेंस करने वाले ये हैं चार बादल, क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलस, निम्बस, स्ट्रेटस। ये चार बादल जो है मौसम को गड़बड़ करते हैं और फ्लाइट्स में डिस्टर्बेंस इन्हीं की वजह से क्रिएट होता है। टर्ब्यूलेंस जो होता है, जैसे आप कभी सफर करें तो आप देखें गड़गड़ 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 गड़गड़, जैसे जब बादल होते हैं तो ऐसा लगता है कि जहाज पूरा हिल रहा है और बहुत देर तक हिलता रहता है, जैसे लगता है कि जैसे कोई खराबी हो गई। लेकिन जैसे ही बादलों से निकलेंगे एकदम स्मूथ चलने लगेगा। तो बादलों की वजह से बहुत देर तक आपके टर्ब्यूलेंस होता रहता है। तो ये जो टर्ब्यूलेंस होता है ये आपके इन बादलों की वजह से होता है। तो ये जो है आपके एक तरह से, पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के बादल होते हैं जो कि जो है आपके डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो नीचे के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर्स, बीच के क्षेत्र में एरोप्लेन्स और सबसे ऊपर जेट विमान। तो जेट विमान का संचालन इस तरह से किया जाता है। अब देखिए, किसी भी जगह पर हमने आपको बताया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसको, वायुयान, सॉरी जो वायुयान का तो आपने संचालन पढ़ लिया। वायुमंडल की बात अगर हम करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या इस वायुमंडल को गर्म करता है? नहीं। सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है, ये इंसुलेशन, इसके पास ऊर्जा तो है, लेकिन ये ऊर्जा उसको स्थानांतरित करेगा जो इससे ज्यादा ताकतवर है। अब जैसे कोई, मान लीजिए कोई अपनी वेल्थ लेकर के जा रहा हो, वेल्थ मतलब कोई भी चीज, आप पैसा लेकर जा रहा है ढेर सारा। अब 2 लाख रुपया आप जेब में रख के जा रहे हैं, तो 2 लाख रुपया आपसे कौन छीन सकता है? क्या हर आदमी छीन सकता है? क्या एक छोटा बच्चा छीन सकता है? या आपसे कमजोर आदमी भी आपसे छीन सकता है? नहीं छीन सकता। आपको देखेगा, आप लहीम शहीम है, सारी चीजें अपने आप, उसको पता भी है पैसा ले जा रहा है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ज्यादा ताकतवर है और उसी फील्ड में है जो इस तरह का काम कर रहा है, तो आपसे ज्यादा ताकतवर आदमी आपसे पैसा छीन लेगा। उसी तरह से वही चीज इसके पास है। जो इंसुलेशन होता है उसके पास ऊष्मा तो है, लेकिन जब तक इससे कोई पंगा नहीं लेगा तब तक ऊष्मा देगी नहीं। छोटे छोटे कण वायु के पंगा नहीं ले पाते, तो ये इंसुलेशन भी इनको भेदती हुई चलती चली आती, इनको भी ऊष्मा नहीं देती। लेकिन जब पृथ्वी आई तो अब ये आगे कहां जाएंगे? ये बॉडी तो ओपेक बॉडी है। ओपेक बॉडी के मतलब अब प्रकाश अंदर जाएगा ही नहीं। जब प्रकाश अंदर जाएगा नहीं, अब पृथ्वी बीच में खड़ी है, सीना खोल करके आकर के सीधे सीधे हमारे सीने पे लड़ो, तो अब ये आकर के इसके सीने पे लड़ रहे हैं और जिसकी वजह से आगे नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए मजबूरन इनको ऊष्मा देना पड़ता है और परावर्तित हो जाती है, किरणें रेडिएट कर जाती हैं। तो जब इनके अंदर से कोई ऊष्मा खींचने वाला हो या ताकतवर हो जो इससे ले सकता है ऊष्मा, तभी ये देंगे। तो इंसुलेशन जो होता है, इसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर जो ऊर्जा होती है, ये टेम्परेचर यहां पर होता है, तो सतह इस क्षेत्र में गर्म होती है। सतह जो है गर्म होगी तो संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है। वायु जो गर्म होगी, ये गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी वायु नीचे बैठती है, ऊष्मा लेने के लिए आती है। तो ठंडी वायु ऊष्मा लेने के लिए आती है और जबकि गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। तो यह प्रक्रिया क्या है? संवहन की प्रक्रिया। इसीलिए बाहर की ओर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। सतह पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर, बाहर की ओर जाने पर टेम्परेचर कम होगा। और टेम्परेचर बाहर की ओर जाने पर, लेकिन हर जगह नहीं। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे, ये ऊर्जा जो है, ये टेम्परेचर जो है आपके कम होता चला जाता है। अगर कोई कारण नहीं है तो, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका कोई कारण होगा, पढ़ेंगे अभी। तो हमेशा बाहर की तरफ टेम्परेचर कम होता है। और ये किस दर से कम होता है? अब ये किस दर से कम होता है? ऊपर की तरफ जाने पर
प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है, इस दर से कम होता है। तो इस दर से क्योंकि तापमान घट रहा है, कम हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ह्रास मतलब लॉस, तो इसीलिए इसे कहा जाता है सामान्य ह्रास दर। सामान्य ह्रास दर, तो सामान्य ह्रास दर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। सामान्य नॉर्मल ह्रास, लैप्स करना मतलब कम करना, घटोतरी होना, कमी होना। तो ये क्या है कि किस दर से, रेट से, रेट मतलब दर, किस दर से कमी आ रही है। तो सामान्य ह्रास दर वायुमंडल की कितनी है, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस, या प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस। इसी कैलकुलेट करेंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस। इसके मतलब पृथ्वी की सतह से जाने पर प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है, या प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है आपके कम होता चला जाता है। और कम होते होते क्या होता है कि क्षोभ मंडल के बाहरी भाग तक आते आते तापमान -80 से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और -40 डिग्री सेल्सियस तक यहां पे होता है। तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग का तापमान -80 से -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि जो है आपके, क्योंकि ये हाइट कम होती है तो इसलिए ये कम ही कम हो पाया है। तो इसलिए यहां पर क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग का तापमान अगर पूछा जाए तो ध्रुवीय क्षेत्र में लगभग -40 डिग्री सेल्सियस, और जो है आपके विषुवतरेखीय क्षेत्र में लगभग -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो अब आप क्लियर समझ रहे हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है ऊपर जाने पर। यही रीजन है वायुयान को और ऊपर ले जाते। एक तो ऑक्सीजन कम होती जाएगी, एयर की विरलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, तो ऊपरी भाग में टेम्परेचर जो है आपके बहुत कम हो जाता है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आने लगती है। इसीलिए एक स्पेसिफिक जो है आपके ये दिया गया। तो वायुमंडल में अगर कहा जाए सामान्य ह्रास दर कितनी है, तो वायुमंडल ह्रास दर प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस या प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होते होते क्षोभ मंडल के ऊपरी भागों में विषुवतरेखीय क्षेत्र में -80 से -100 डिग्री सेल्सियस, और क्षोभ मंडल में के ऊपरी भाग में ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो ये जो है हम लोग ने अभी पहला मंडल हम लोग ने पढ़ा है जो कि क्षोभ मंडल के बारे में है। अब क्षोभ मंडल के बारे में अब जो इसमें और भी कुछ फैक्ट्स हैं उसको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं।